जी अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 20 साल की डाटा की बेस पे जो हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स थे उनकी वर्किंग आपके साथ शेयर की थी। अब इसमें एक नॉर्मल इंसान के माइंड में ये बात आती है कि अगर 20 साल में एक कंपनी ऑन एवरेज 15-16% या 10%, मतलब अब एमसीबी को देखें तो ये तकरीबन 7.36% का जो है वो एवरेज डिविडेंड निकाल के दे रहा है। तो फिर उसके माइंड में सवाल आता है कि अगर वो 20 साल भी इन्वेस्ट करे और मतलब ऑन एवरेज 14-15% की जो है वो यील्ड निकले, तो उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा होगा, जबकि वो इन्फ्लेशन को देखेंगे तो 4-5% से बीट करेगा, यानी उसका जो रियल रिटर्न है वो 4-5% से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। कहानी का दूसरा रुख जो है ना वो भी हमें देखना बड़ा ज़रूरी है। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ कैश डिविडेंड्स है, इसके अंदर बोनस शेयर्स भी इंक्लूडेड नहीं है। और ये वो डाटा मैंने कंपाइल किया है जो कि पिछले 20 साल में कंसिस्टेंसी के साथ डिविडेंड देते रहे। अच्छा, आप मुझे इसके अंदर आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है वो समझाना है। वो ये है कि अगर आप स्टॉक में अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, वो है कंपाउंडिंग। यानी आपने जो भी कमाना है वो दोबारा से उस स्टॉक में आपने जो है उसको खरीद लेना है। तो अब ये मैं आपके साथ जो है वो 10 साल की और 20 साल की जो जो स्टॉक्स जो है, जितने जितने ईयर्स में मैंने उनका डाटा कंपाइल किया हुआ है उसके ऊपर लगा के देखते हैं। तो कंपाउंडिंग से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ शेयर जो है वो खरीदे, ठीक है, उन पे मुझे ये डिविडेंड्स मिला। मैं इनको हाईलाइट करता जाता हूँ, ये शेयर्स मैंने खरीदे, इनके ऊपर ये डिविडेंड मिला है, और ये मुझे नेट टैक्स पे करने के बाद जो है वो अमाउंट रिसीव होगी, और इनको मैंने जो है वो इन्वेस्ट कर दिया है शेयर्स में। तो मुझे ये 254 जो है वो शेयर्स मिले हैं। तो जो शेयर्स जो है वो 2930 थे, वो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3185 हो गए। तो ये 2014 से अगर मैंने 2024 तक, ठीक है, 2014 से 2024 तक अगर ये एक्टिविटी की है, तो मेरा जो रिटर्न है वो इधर से 1 लाख से उठ के जो है वो 2,57,000 पे जो है वो पहुंच गया। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर आपने ये री इन्वेस्टमेंट की, ये मैं सारी शीट्स के अंदर आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैंने पहली SPWL की शीट ओपन की हुई है। तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी। अब मिसाल के तौर पे हम एक जो है वो केस समझ लेते हैं कि 1 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की, तो 10 साल बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो 2,57,000 रुपये होगी। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 156% बनता है। और ईयरली जो इसका रिटर्न है वो 16% बनता है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.56 टाइम हो जाएगी। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको जंप नहीं मिलता। रीज़न ये है कि इसमें रेट की ग्रोथ नहीं आई। 2014 में इसका रेट आप देखेंगे तो 24 रुपये 34 रुपये था, और आज अगर आप इसका रेट देखेंगे 2019 में, तो अभी ये 19 रुपये पे है। यानी अक्रॉस दी 10 ईयर्स इस कंपनी के रेट की ग्रोथ नहीं आई, क्योंकि इसने जितना भी कमाया वो आगे डिविडेंड की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें केस टू देखते हैं। और इसमें डाटा भी मेरे पास 10 साल का है। अब केस टू में, यानी दूसरा जो स्टॉक है वो एंग्रो फर्टिलाइजर है। एंग्रो फर्टिलाइजर 1 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की, 10 साल बाद वो इन्वेस्टमेंट 7,37,000 बन गई। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 638% है। साल का रिटर्न अगर आप निकालेंगे तो 64% बनता है। और अगर आप इसका रिटर्न टाइम्स में निकालेंगे तो आपका 1 लाख जो है वो 7 गुना हो गया है, 7.38% तकरीबन हो गया है। यानी 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया हुआ होता 2014 में, तो ये 7,37,000 आज उसकी वैल्यू होती। अब इसकी कंपाउंडिंग भी अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ 10 साल पे जो है वो डिपेंड कर रही है। मोस्टली जो शेयर्स, जो अच्छे शेयर्स होते हैं, वो नॉर्मली बड़े टाइम हॉरिजन पे, बड़े टाइम फ्रेम पे जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब आ जाती है बारी हब पावर की। 2004 से इसका डाटा है 2024 तक। ये 20 साल पे जो है वो इसका जो है वो रिटर्न कैलकुलेट हुआ हुआ है। तो अगर आपने
1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता, इसको यहाँ से देख लेते हैं, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू होती 31 लाख रुपए। ठीक है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनता है 3081%। 154% का रिटर्न साल का अगर आप कैलकुलेट करेंगे, और 32 टाइम हो जाएगी आपकी रिटर्न। मतलब अगर टाइम्स में जो देखेंगे, यानी 1 लाख रुपया आपका तकरीबन 32 लाख रुपए बन जाएगा। तो ये एक स्टोरी है। अगर मिसाल के तौर पे आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया होता तो ये 32 करोड़ रुपया आपका हो चुका होता। और ये अगर आप इन्वेस्ट करते आगे किसी फिक्स्ड इनकम में, तो मतलब रिटायरमेंट 20 साल की यूजली जो है वो आपकी लाइफ होती है वर्किंग की। तो अगर 20 साल में किसी बंदे ने आहिस्ता आहिस्ता करके कोई 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया हो, तो उस बंदे को तकरीबन 32 से 33 करोड़ रुपया रिटायरमेंट पे मिलेगा, जो कि वो किसी भी फिक्स्ड इनकम पे मतलब रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करके और आसानी से अपनी बकिया ज़िंदगी इंजॉय करके जी सकता है। तीसरा स्टॉक है जी एफएफसी। ये भी जो है वो 10 साल के ऊपर, सॉरी 20 साल के ऊपर जो है ये स्टॉक की इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री है। इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपया, तो वो आपकी वैल्यू बनती इस 14 लाख रुपए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इसका 1325% बन रहा है। 66% जो है वो इसकी ईयरली रिटर्न है, और 14 टाइम आपका जो है वो स्टॉक का की वर्थ हो जाएगी। तो ये इस तरह से निकल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बड़ी अहम है, वो ये है कि जो रिटर्न है वो अ, अगर आप नेट भी करें इन्फ्लेशन के साथ, तो इसके अंदर नेट रिटर्न भी तकरीबन 50% से ऊपर बनता है। क्योंकि अगर 10% की पिछले 20 साल की अपन 20 साल की जो है वो अगर इन्फ्लेशन के फिगर्स को देखेंगे, तो ये आपका जो फिगर है वो तकरीबन 50% के अराउंड बन जाएगा ईयरली रिटर्न पे, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। और अब आ जाते हैं यूबीएल पे। इसके भी 20 साल की हिस्ट्री है, और 1 लाख रुपया अगर आपने यूबीएल में इन्वेस्ट किया होता, वो 12,69,000 हो गया होता। 1170% रिटर्न है, 58% ईयरली रिटर्न है, और 13 टाइम आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 13 टाइम हो जाता, यानी 1,13,00,000 में कन्वर्ट हो जाता। उसके बाद डीसीआर है, 10 साल की हिस्ट्री है इस कंपनी की। इसमें भी 1 लाख रुपया इन्वेस्ट अगर आपने किया होता, तो ये 3,24,000 बन जाता। उसके बाद जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 224% है टोटल लाइफ का, 10 साल का। और अगर ईयरली देखेंगे तो 22% है, और इन टाइम्स देखेंगे तो 3 टाइम्स हो जाता है ये। उसके बाद पोल आ जाता है। पोल में भी आप 1 लाख इन्वेस्ट करते तो ये आपका 11 लाख रुपए बन जाते आज 20 साल बाद। और अगर इसकी आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालें तो 1,015% है। 51% का ईयरली रिटर्न बनता है, और 11% का, सॉरी 11 टाइम जो है वो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनती है। फिर एबीएल है, ये भी जो है वो 1 लाख इन्वेस्ट करें तो 5 लाख बन जाता है। 471% इसका जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और ईयरली तकरीबन 40%, और 5.71% टाइम जो है वो टाइम्स की सूरत में बनता है। इसके अलावा आपके पास जी एमसीबी है। अगर एमसीबी को आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करें, आज उसकी वर्थ भी 13,64,000 रुपये बन जाएगी। 1264% रिटर्न है। इसके अलावा आपका जो मंथली, सॉरी ईयरली जो रिटर्न है वो 105% बनता है। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है, और 14 टाइम आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो उस कंपनी के कैश डिविडेंड्स को इंक्लूड किया है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, ये सिर्फ डिविडेंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। आगे जैसे जैसे मैं इस सीरीज को आगे लेता जाऊंगा, तो आप लोगों को एसआईपी का भी मैं जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल इन्वेस्टमेंट जो है वो हिस्टोरिकल डाटा पे किस तरह से एप्लीकेबल होगा, उसको मैं करके दिखाऊंगा। उसके अलावा जो है मल्टी बैगर स्टॉक्स जो हैं वो कौन से हैं, किस तरह से वो मल्टी बैगर बने, और आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स, अपने आने वाले जो है वो वीलॉग्स में मैं कवर करूंगा। ये जो डाटा है ये सिर्फ और सिर्फ कैश डिविडेंड्स पे बेस्ड है। आगे मैं एक एक कंपनी का टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह कैलकुलेट करूंगा कि 20 सालों में उस कंपनी ने एक सर्टेन लेवल से उठ के एक लेवल अगर अचीव किया, तो उसमें कितना उसने रिटर्न बनाया टोटल, इन टर्म्स ऑफ कैश डिविडेंड्स, इन टर्म्स ऑफ बोनस शेयर्स,
और उस सूरत में जो उसने प्राइस एप्रिसिएशन की, ठीक है। तो ये आप ये ना समझें कि ये कोई हतमी रिसर्च है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें जो है वो मैं आगे आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।